गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्जाम दो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं छूटे तो आप जो है आप इस चैनल से सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं। और इस चैनल की यह खूबी है कि ये यहाँ पर वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स की दुनिया में और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपियन T20 प्रीमियम लीग में डबलिंग फ्रेंचाइजी के मालिक कौन है बने हैं भाई। आपके सामने जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है। चार ऑप्शन देखा जाए, क्रिस गेल है, राहुल द्रविड़ है, ग्लेन मैक्सवेल है, फाफ डुप्लेसी जो है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये देखा जाए यूरोपियन T20 प्रीमियम लीग क्या है ये। जैसे कि भारत में आईपीएल खेला जाता है यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग। तो राजस्थान टीम के मालिक अलग होते हैं, मुंबई के मालिक अलग हैं, लखनऊ के मालिक, चेन्नई, ये सभी टीमों के जैसे जैसे 10 टीम है, इन सभी टीमों के मालिक अलग अलग होते हैं, पता है ना। तो वैसा ही जो है ये यूरोप में खिलाया जा रहा है। कहाँ पे भाई? तो यूरोप में होगा ईटीपीएल यानी कि यूरोपीय T20 प्रीमियम लीग जो है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये जो है याद रखिएगा 2026 में इसकी शुरुआत होगी और अगस्त मंथ से ये खेल शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या है कि यूरोप वाले क्षेत्र में वहां के जो जमीनी स्तर के जो खिलाड़ी होंगे वो आपको दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आएंगे एक प्लेटफॉर्म पर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये जैसे भारत के खिलाड़ी भी वहां पर देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सभी देशों के खिलाड़ी आप जो है वहां पर देखने को मिल सकता है। अब जो है ये आईपीएल के ही तरह इसमें भी 20 ओवर का खेल होगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये डबलिंग फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो वो बने हैं राहुल द्रविड़, ये भी याद रखिएगा। कौन बने हैं भाई? तो राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ बने हुए हैं। अब ये जो है एटीपीएल जो है इसमें कितने टीम भाग ले रही है? तो इसमें जो है एटीपीएल में 6 टीम भाग ले रही है। कितना भाई? 6 टीम भाग ले रही है। और इसमें जो डबलिंग फ्रेंचाइजी के मालिक आपको बता दिए। अब इस डबलिंग फ्रेंचाइजी जो है इसमें आपको कौन कप्तानी करते हुए देखने को मिलेगा? ये भी आपको याद रखिएगा, रविचंद्र अश्विन। अश्विन जो है ये भारतीय टीम के हैं, ये कप्तान बनेंगे। किसमें भाई? तो डबलिंग फ्रेंचाइजी में ये कप्तान खेलते हुए देखने को मिलेंगे आपको, ये भी याद रखिएगा। और भारत के भी अनेक खिलाड़ी भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो ये 2026 में की स्थापना होती है और इसका संस्थापक कौन होगा? तो देखा जाए इसका संस्थापक जो है वो कौन है भाई? तो अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन, ये भी याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन के बेटे हैं अभिषेक बच्चन, इनके द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे इसमें हम लोग देखते हैं। अब ये जो है आईसीसी आईसीसी जो है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो है, इसके द्वारा इसका मान्यता प्राप्त है। किसका भाई? एटीपीएल का। और आयरलैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड लैंड और रॉयल रॉयल डच, ये जो क्रिकेट बोर्ड है इन सभी के सहयोग से भी एटीपीएल का शुरुआत किया जा रहा है। एटीपीएल जो है इसका लक्ष्य है कि हम 2028 के जो ओलंपिक खेल होगा, ठीक है, 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा उस ओलंपिक खेल में भाग लेंगे हम। ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा उसमें भी हम जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए अब हम और आगे हम इसमें देखते हैं। ठीक है। इसमें आगे देखा जाए कि आईसीसी की स्थापना अगर आपसे पूछ देता है कि आईसीसी की स्थापना कब होती है आईसीसी का, तो 1909 में इसकी स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो लंदन में है। लंदन में इसका हेड क्वार्टर है, ये भी आपको नोट करके रखना है। और इसका चेयरमैन कौन है? तो जय शाह। जय शाह यानी कि अमित शाह के बेटे हैं ये जय शाह, ये चेयरमैन है। और अगर जब बीसीसीआई के बारे में अगर जो आपसे पूछता है, चलिए इतना अगर नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बीसीसीआई की अगर जो बात कर रहा है कि बीसीसीआई की स्थापना कब होती है, तो बीसीसीआई की स्थापना जो होती है 1928 में स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है।
मुंबई। देखिए आपको लगता होगा कि ये आप क्या बता रहे हैं, करंट अफेयर्स के तो बता ही दिए, ये आप क्या बता रहे हैं कि जब भी देखिएगा क्वेश्चन में अगर जो कहीं से भी थोड़ा सा भी हमको लगे कि नहीं यहाँ से एग्जाम में आ सकता है तो हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आप बैठकर आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये मुंबई में इसका अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, आपसे तो पूछेगा तो मिथुन मिथुन मनहास, मनहास जो है इसका चेयरमैन है, ये भी आप याद रखिएगा। आईपीएल का 2026 में जो आईपीएल हो रहा है, 2026 में आईपीएल, तो आपसे वो संस्करण के बारे में पूछ लेगा कि वो कौन सा संस्करण है, तो ये भी आप नोट रखिएगा कि वो 19वां संस्करण है। ठीक है, डब्ल्यूपीएल जो है यानी कि डब्ल्यूपीएल, तो उसका कौन सा संस्करण है, तो याद रखिएगा चौथा संस्करण है। तो ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप जो है बेहिचक होकर मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं कि आप एग्जाम जो चैनल से पढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रशांत पीसे को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में देखा जाए कौन कौन सा देश है भाई वो, तो कतर हो जाएगा, ओमान, यूएई या सऊदी अरब, ये 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा ओमान। ओमान में नियुक्त किया गया है। ये प्रशांत पीसे जो है ये 1995 के बैच के अधिकारी है और ये विदेश मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं और इनको अभी हाल ही में जो है ओमान के राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दो बात याद रखिएगा, राजदूत किसे कहा जाता है और ऊंचा आयुक्त किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऊंचा आयुक्त जो है, ऊंचा आयुक्त जो है किसे कहा जाता है और राजदूत किसे कहा जाता है, ये हम याद रखें। ठीक है, देखिए उच्चायुक्त उसे कहा जाता है कि वह देश जिस पर ब्रिटेन कभी ना कभी अपना शासन किया हो, राज किया हो। जैसे भारत की ही बात करेंगे, भारत में ब्रिटेन का शासन था कि नहीं था, अंग्रेजों का शासन था कि नहीं था भाई, तो था ना। तो अगर जे इस देश से कोई भी अधिकारी दूसरे देश में, मान के चलिए विदेश मंत्रालय में जाता है या एम्बेसी में जाता है, तो उस वहां पर जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊंचा आयुक्त कहेंगे। यानी कि किस देश में, जैसे कि हम ब्रिटेन के क्या है भाई, ब्रिटेन हमारे देश पर गुलाम करके रखा था, तो अगर जो हम ब्रिटेन में भेज रहे हैं अपना कोई अधिकारी को, तो वो क्या होगा, उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर उसको बोला जाएगा। सीधे तौर पर याद रखिएगा वह देश जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है और वहां पर अगर हम अधिकारी भेजते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, हाई कमिश्नर कहा जाता है। और राजदूत जो है वह देश जिस पर ब्रिटेन का कभी भी गुलाम नहीं था, वह देश कभी भी ब्रिटेन के अधीन नहीं था, उस देश में अगर जो हम अधिकारी भेजते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एम्बेसडर यानी कि राजदूत बोला जाता है। जैसे कि भारत क्या करेगा, नेपाल में अपना राजदूत भेज दिया, कहां भाई, तो नेपाल में अपना राजदूत जब भेज दिया तो क्या उसको क्या कहेंगे आप, हाई कमिश्नर कहेंगे या राजदूत कहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि राजदूत कहेंगे, क्योंकि नेपाल जो है वो ब्रिटेन के कभी गुलाम नहीं था। ये आप याद रखिए। तो इसमें दोनों का काम एक ही होता है। अब काम क्या होता है भाई, तो दो देशों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो है संबंधों को बनाए रखता है, ये राजदूत के माध्यम से बनाए रखा जाता है। अब और एक और बात होती है, जब भारत के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनको अगले देश में जब जाना हो यानी कि दूसरे देश में जाना हो, तो सबसे पहले जो है अपने एम्बेसी को खबर किया जाता है कि हम वहां आएंगे। तो आने से पहले क्या होता है कि वहां की जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उससे तालमेल किया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति आपके देश में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनके पास इंफॉर्मेशन जाता है, उसके बाद वहां किया जाता है। जब हरी झंडी मिल जाती है तब ये चले जाते हैं। अगर आप विदेश में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है तो आप अपने एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ओमान के प्रशांत पीसे को कहां पे भाई, तो ओमान के लिए नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। क्या भारत अमेरिका में कोई, अमेरिका की एम्बेसी हो या पाकिस्तान की एम्बेसी हो, अगर जब भारत में है तो मान के चले कि पाकिस्तान क्या किया कि भारत पर हमला कर दिया, तो क्या उस स्थिति में अमेरिका के, सॉरी, पाकिस्तान की जो एम्बेसी में जो पाकिस्तानी सेना जो है, जो अधिकारी जो है, वो लोग अगर जो उसमें रह रहे हैं तो क्या हम लोग उस पर हमला कर सकते हैं, कतई ही नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये कभी हम लोग ये नहीं कर सकते। अगर जो कोई उसमें आतंकवादी भी घुस गया तो आप नहीं कर सकते हैं। आप क्या होगा, साइड से खड़े हो सकते हैं, रोड पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके एम्बेसी में आप घुस नहीं सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश को, अमेरिका का है, आप नहीं घुस सकते हैं, ये याद रखिएगा। उसको पूरी सुरक्षा दिया जाता है, ये भी नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ इसमें देश के नाम दिए हुए और इन देशों से कुछ ना कुछ हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है भाई। तो कतर से इसका राजधानी क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा हमारा ओमान हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि कतर के
राजधानी कहाँ है, तो भाई इसका कतर की राजधानी जो है वो कहाँ पर है, दोहा है। ठीक है, दोहा है। ठीक है, उसके बाद मुद्रा आपसे पूछता है कि भाई मुद्रा बता दीजिए कि मुद्रा क्या है, तो कतरी, कतरी रियाल है। कतरी रियाल जो है यहाँ का मुद्रा है, ये भी नोट करिएगा। ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है। मस्कट इसकी राजधानी है। इसका मुद्रा ओमानी रियाल है। मुद्रा जो है इसका ओमानी रियाल है। यूएई पूछे आपसे तो यूएई की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा आबू धाबी। और इसका मुद्रा क्या पूछे, तो मुद्रा जो भी पूछे बाबू तो याद रखिएगा दरहम इसका मुद्रा है। सऊदी अरब, सऊदी अरब जो है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो रियाद। और इसकी मुद्रा क्या है भाई, तो रियाल है। ठीक है, तो ये जो है ना अभी आपसे एग्जाम में कभी कभी उसके राजधानी और उसके मुद्रा के बारे में पूछ लेता है, खास करके बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये खास करके पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ओमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए और ये सी यानी कि सीआई क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो है इसके पूरे फुल फॉर्म हो जाएंगे। अब जो है ये पदभार कौन ग्रहण किया है, तो आपके सामने जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है। इस चार ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आर मुकुंद। ठीक है, आर मुकुंदन जो है इनको जो है ये नियुक्त किया गया है, सीआईआई के अध्यक्ष जो है इनको पदभार ग्रहण किए हैं और इनको नियुक्त किया गया है। अब देखिएगा ये सीआईआई जो है इसका काम क्या होता है, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो है इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं कि सरकार की यह एक गैर सरकारी संस्था है, ये भी याद रखिए क्या है भाई, तो यह एक जो है गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, गैर सरकारी संस्था है। अब ये काम क्या करता है कि सरकार की जो नीतियां होती है, सरकार की जो नीति है, सरकार की जो नीति है उस पर ये सुझाव देता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है छोटे बड़े कंपनियां आ जाती है, छोटे बड़े कंपनियां आ जाती है। ठीक है, छोटे बड़े जो है इनके अंतर्गत क्या होता है, कई कंपनियां आ जाती हैं और वैश्विक स्तर पर ये व्यापार को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वैश्विक स्तर पर व्यापार को ले जाना चाहते हैं। यानी कि भारत के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती है उनमें इनका सुझाव रहता है। ठीक है, क्या रहता है भाई, तो सुझाव रहता है। और उद्योग, सरकार और उद्योगपतियों के बीच में ये भी याद रखिएगा, सरकार और उद्योगपति जो है उनके बीच में ये क्या करता है कि सेतु के रूप में काम करता है। कौन भाई, सीआईआई जो है वो सेतु के रूप में काम करता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर इसके पहचान तो बनाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर व्यापार का सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में क्या करते हैं, ये भाग लेता है। और दोनों देशों के उद्योगपति जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है कि तालमेल मिलाया जाता है और जो है समझौता किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अगर जब वैश्विक स्तर पर व्यापार बढ़ेगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सही होगी, अर्थव्यवस्था भी सही होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब इसकी स्थापना अगर हम देखेंगे कब होता है भाई, तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है वो कब होता है, तो 1895 में इसकी स्थापना हो जाती है। सबसे बड़ी बात है भाई। और हेडक्वार्टर पूछे कि कहां पर है, तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन याद रखिएगा ये सीआईआई जो है, ये जो है इसका नाम चेंज कर करके क्या कर दिया गया था, 1 जनवरी 1992 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है कि भारतीय औद्योगिक परिसंघ जो है इसका नाम कर दिया जाता है। क्या भाई, तो भारतीय औद्योगिक, भारतीय औद्योगिक परिसंघ इसका नाम कर दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर मुकुंदम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में
कितना रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है, आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1.98 लाख करोड़ जो है यह शुद्ध लाभ अर्जित किया हुआ है। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक क्या होती है, यानी कि जैसे कि आपको हम बता दें, यानी कि पब्लिक सेक्टर की बैंक। अब जैसे कि एसबीआई हो गया, केनारा बैंक हो गया, पीएनबी बैंक, देखा जाए तो भारत में जो है 12 सार्वजनिक बैंक है। कितना है, तो 12 सार्वजनिक बैंक जो है भारत। अब ये सार्वजनिक बैंक क्या करती है कि जैसे कि आपको लोन की आवश्यकता होती है, लोन की आवश्यकता होती है कि हमारा बच्चा को पढ़ाना है तो हमको लोन दे दीजिए, किसान जो है वो लोन लेते हैं, ठीक है। तो अनेकों प्रकार की लोन जो है ये सार्वजनिक बैंक जो है इनके द्वारा दिया जाता है। अब ये जो लोन दे दिया जाता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट ही कर दिया जाता है, जब फिक्स डिपॉजिट आप यहाँ पर कर दिए कि 10,000 रुपया जो है फिक्स डिपॉजिट कर दिए। अब 10,000 जब आप कर दिए तो बैंक कहती है कि हम आपको कुछ ना कुछ इस पर इंटरेस्ट देंगे, लेकिन ये क्या आपका 10,000 रुपया आपकी नजर में आपका है यहाँ पर, लेकिन ये जो है जैसे आप जमा किए तो ये मार्केट में निकल गया, ये मार्केट में पैसा घूमने के लिए निकल गया और किसके पास चला गया, आप और हमारे जैसे लोगों के पास जो है ये पैसा चला गया, जिसको जरूरत है वो लोन ले लेता। जब लोन लेता है तो बैंक कहती है कि आपको हम लोन देंगे लेकिन हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, तो वही इंटरेस्ट जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक जो है वो इकट्ठा करती है और जब रिपोर्ट आता है तो दिखाया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ये इतना लाभ अर्जित कर लिया है। यानी कि देखा जाए कि लगातार 4 वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है वो लाभ अर्जित करते आ रही है। या अभी देखा जाए 2026 में 3.21 लाख करोड़ जो है रुपए अर्जित किया था, लेकिन इसमें से सूद लाभ जो था वो कितना है भाई, तो सूद लाभ जो है 1.98 लाख करोड़ जो है ये सूद लाभ अर्जित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है, तो ये जो है कितना परसेंट कर दिया है, तो 15% कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री जो है अभी हाल ही में एक घोषणा किए थे कि आप लोग जो है ना विदेश घुमा मत करिए, पेट्रोल और सोने चांदी ये सभी जो चीजें हैं इसका कम खपत करिए, यानी कि सोना आप मत खरीदिए, चांदी मत खरीदिए, और उसके साथ पेट्रोल, एलपीजी, खाने वाला तेल है, और जो है देश विदेश आपको घूमना नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया, क्या ऐसी स्थिति आ गई कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो ऐसे बात कह गए, तो याद रखिएगा, यानी कि सोने और चांदी के दाम कितना, तो 15% जो है ये 6% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया है, तो 15% इसको कर दिया गया है। कहा जाता है कि अगर जो मान के चलिएगा भारत जो है सोना जो है, भारत सोना जो है ये दूसरे देशों से आयात करता है, तो दूसरे देशों से जब आयात करता है तो कहने का मतलब हम भारतीय मुद्रा तो ले जाकर पटक नहीं देते हैं कि साहब ये ले लीजिए, नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि हम अपने भारतीय मुद्रे जो लेकर जाते हैं उसको डॉलर में चेंज करते हैं, डॉलर में चेंज करने का तब उसके बाद हम लोग व्यापार करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं जी। तो अभी $1 की कीमत देखा जाए तो 97 रुपया हो गया, यानी कि हम भारत के 97 रुपया अगर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री ने यह अपील किया कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भी कम है, भंडार की कमी है, सोने की भी भंडार की कमी है, तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में देश के लिए आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत के पास एक बात बताते हैं कि 880 टन जो है सोना बचा हुआ है, कितना भाई, तो 880 टन सोना बचा हुआ है और भारत और विदेशी मुद्रा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय लगभग 11 से 12 महीना तक लिए हम दूसरे देशों से सामान को आयात कर लेंगे। इसका कारण क्या है, तो दूसरे देशों यानी कि पश्चिमी जो देश है उस देश में लगातार जो युद्ध चलते आ रहा है, जिसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था उसको बंद कर दिया गया था, तेल जो है नहीं आ पा रहा था, गैस जो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो रेट बढ़ गया, दामें बढ़ गई, डॉलर की कीमतें बढ़ गई, तो ये स्थिति आने वाले समय में हो सकती थी। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि कम से कम खर्च किया जाए, विदेश घूमने से हम लोग बचे, अपने देश में घूमे, ठीक है। तो मुख्य कारण आपका यहीं पर देखने को मिलता है। आपको एक और बात बता देते हैं, 1991 में ऐसे ही हालत हुआ था जब हमारे भारत के पास देखा गया कि मात्र 67 टन ही सोना बचा हुआ था और विदेशी मुद्रा बचे हुए थे, ठीक है। महज 3 सप्ताह, कितना भाई, तो महज 3 सप्ताह जो है हम लोग दूसरे देशों से सामान को मंगा सकते थे, खरीद सकते थे, उतना ही दिनों के लिए हम लोगों के पास भंडार में पैसा बचा हुआ था और सोना बचा हुआ था। तो ये स्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने यह अपील किया है। चलिए अब सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि सोना के भंडार अगर देखा जाए तो किस देश के पास है,
तो अमेरिका के पास है। सबसे ज्यादा सोना का भंडार जो है अमेरिका के पास है। 8,133 टन जो है सोना जो है अमेरिका के पास है। भारत जो है सबसे ज्यादा सोना किस देश से मंगाता है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड से। कितना भाई, तो स्विट्जरलैंड जो है वहां से भारत जो है सोना मंगाता है। लगभग 40% सोने का आयात जो है भारत वहीं से करता है। उसके बाद दुबई हो गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। दुबई हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका जो है वहां से भी सोना जो है भारत मंगाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मोदी जी जो जब से ये बात कहे तो महिला समाज में कहीं ना कहीं एक दुख का माहौल उत्पन्न हो गया है। क्योंकि भाई हर महिला चाहती है कि हमारे घर में एक सोना हो, कान में सोना हो, नाक में सोना हो, सभी महिलाएं चाहती है। और उनको इंतजार होता है कि हमारे एनिवर्सरी पर, हमारे बर्थडे पर हमारे हेड हस्बैंड जी जो है, उनके पति जी जो है वो हमको क्या करे भाई, लाकर खरीद कर दे, ठीक है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर पानी ही फेर दिया। खैर ठीक है, गुस्सा होने की बात नहीं, ये अपने देश के लिए ही कहा जा रहा है। हमारा देश बचा रहेगा तो हम लोग भी बचे रहेंगे और सबको ही बचा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। चलिए अगला जो है, एन रंगा सामी किस राजनीतिक दल के संस्थापक हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए किस राजनीतिक दल के संस्थापक है। आपसे ऑप्शन दिया है आपके पास कौन सा भाई, तो डीएमके का। ऑप्शन बी में देखा जाए तो AIADMK, ऑप्शन सी है AINRC और ऑप्शन डी है TMC। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। आपसे कभी कभी क्या करता है कि राजनीतिक दल जो होता है उसका नाम दे देता है और उसके फुल फॉर्म पे पूछ लेता है कि बताइए इसके पूरा नाम क्या होगा, ठीक है। अब ये कहाँ की पार्टी है ये याद रखिएगा। एन रंगासामी जो है ये पुदुचेरी की पार्टी है। कहाँ के भाई, तो पुदुचेरी, पुदुचेरी जो है वहां की ये पार्टी है, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद ये क्या किए थे, इसका स्थापना किया गया था। कब, तो 2023 में, ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था। दूसरा बात है, यानी कि आप इसका फुल फॉर्म के बारे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑल ऑल इंडिया ऑल इंडिया नमातु नमातु राज्य नमातु राज्यम कांग्रेस, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया। आपसे ये पूछ लेता है तो आप इसको बता सकते हैं। दूसरी बात है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखा जाए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका भी याद रखिएगा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भी आप रखिएगा। डीएमके का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो डीएमके की याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो द्रविड़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसी टीम को यानी कि इसी पार्टी को, ये जो है स्टालिन की पार्टी है, यहाँ के सीएम थे तमिलनाडु के, और तमिलनाडु के पार्टी यानी कि टीवी के जो है पार्टी है थालापति विजय का। थालापति विजय जो है उसकी स्थापना कब करते हैं, यानी कि टीवीके का, ये भी याद रखिएगा। टीवीके एक नया पार्टी है, इसका नाम आप जरूर याद करके रखिएगा। इसका हो जाएगा तमिलगा 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 विक्ट्री कजगम, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। नया पार्टी है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 2024 में इसकी स्थापना होती है। मात्र दो साल में जनता के बीच इतना इनका विश्वास बढ़ा कि इनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया गया, और वहीं पर स्टालिन की पार्टी जो है हार गई थी, ठीक है। यहाँ पर त्रिशंकु का स्थिति उत्पन्न हो गया था, यानी कि पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं आया था। लेकिन थालापति विजय जो है, इनको 118 सीट की जरूरत थी, लेकिन थालापति विजय जो है ये क्या किए कि इनके 108 ही आया था, और छोटे मोटे जो राजनीतिक दल है वो राजनीतिक दल जो है आकर यहाँ पर मिल गए। सॉरी 117 सीटों की जरूरत थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये फुल फॉर्म के बारे में भी जान गए, पार्टी के भी बारे में जान गए आप, उसका नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है।
चलिए अगला कहता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की घोषणा कब की जाती है, किस संगठन ने की है, ये आपसे पूछ रहा है। यूनेस्को, WHO, यूनाइटेड नेशन या आपसे यूनिसेफ जो है, ये 4 ऑप्शन दिया है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। अब यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जब घोषणा कब किया जाता है तो ये याद रखिएगा, तो 1993 में इसकी घोषणा किया जाता है। और लागू कब होता है, तो लागू होता है 1994 में, ये लागू होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि तो हमारे परिवार और हमारे समाज में क्या होता है कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर उस जागरूकता फैलाने की बात किया जाता है अपने परिवार में। ठीक है, परिवार की क्या स्थिति है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष कितना भाई, तो हर वर्ष जो है 15 मई को ये मनाया जाता है। और 1993 में ये घोषणा किया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। लागू कब होता है, तो 1994 में ये लागू होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं हम इसमें कुछ चीज दिया, ऑप्शन में दिया है, जैसे यूनेस्को दिया है, WHO दिया है, यूनाइटेड नेशन दिया है और यूनिसेफ दिया है। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। यूनेस्को जो है, इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसकी 1945 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, पेरिस में है, ये भी याद रखिएगा। WHO पूछेगा, WHO की स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर बाबू आपसे पूछे तो कहिएगा कि जिनेवा जो है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, अच्छा यूनिसेफ जो है, इसकी स्थापना देखा जाए तो 1946 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो कहिएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है भाई, तो न्यूयॉर्क जो है वहां पर है। और यूनाइटेड नेशन जो है, इसकी भी स्थापना देखा जाए तो कब होती है, तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आपसे पूछता है तो ये भी कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क जो है वहीं पर है। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की इसमें सुधार करना चाहते हैं कि हाँ नहीं आप और कुछ सुधार करिए और कुछ और इन्फॉर्मेशन कुछ अलग बताइए, तो हम आपको बता सकते हैं। और क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिए कि हमको ये चीज की जरूरत होगी, और इसमें छोटा मोटा जो भी गलतियां हुई होगी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और कहीं ना कहीं आप जो भी कहिएगा वो हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।